किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कोरोना के दौर में कैसे करें मुर्गी फार्मों की विशेष देखरेख। मिल्की मशरूम की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पोल्ट्री व्यवसाय पर कोरोना से जुड़ी अफवाह का बुरा असर पड़ रहा है। वायरस के डर के कारण लोगों ने अंडे और मांस से परहेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन डॉक्टरों ने इसे पूरी तरह सुरक्षित बताया है। चलिए इससे जुड़ी और जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पूर्वी सिंहभूम के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से। आज हमारा जो विश्व जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, एक वैश्विक महामारी जो हर एक देश प्रभावित है और इसमें पशुपालक और मुर्गी पालक को प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसे में हतोत्साहित नहीं होना है किसान भाइयों। और बहुत तरह के अफवाहें जो विगत दिनों मुर्गी पालकों को लेके और मुर्गी मांस को लेके जो उत्पन्न हुआ है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार किसान के साथ है और वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। और ये जो दूसरा लॉकडाउन हमारा शुरू हुआ है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20 अप्रैल के बाद हम बहुत सारे वस्तुओं पर छूट देने वाले हैं, जिसके वजह से हम देखेंगे कि हमारी फार्म फिर वैसे ही दौड़ पड़ेगी जैसे विगत दिनों में आपने किया था। इसीलिए मैं कुछ बिंदुओं पे आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। कोरोना वायरस के डर की वजह से पोल्ट्री फार्म को काफी नुकसान हो रहा है। वायरस के डर के कारण लोगों ने अंडे और मीट से परहेज करना शुरू कर दिया है। सर्दी के मौसम में पोल्ट्री फार्म से अंडा 6 से 8 रुपए के करीब बिकता था, लेकिन अब अंडे का दाम 4 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा। इस समय मुर्गी व्यवसाय में कौन कौन सी बातों पर ध्यान दें, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम, चूंकि ये मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाला संक्रमण है, तो इसमें आपके फार्म में जितने लोग कार्यरत हैं, आप खुद कार्यरत हैं, तो आप अपनी सुरक्षा एवं अपने लोगों की सुरक्षा का प्रथम ध्यान देंगे। फार्म चूँकि बंद पड़ा होगा अभी, या मुर्गियां पुरानी होंगी जिसको आप बेच चुके होंगे, आप काफ़ी लॉस में गए हैं, तो सर्वप्रथम अपने फार्म का डिसइंफेक्शन अवश्य करेंगे। फार्म की सफाई पहले ड्राई क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम लोग डिटर्जेंट और पानी से करते हैं। उसमें लगभग 80% जो कीटाणु रहित हो जाते हैं। और दूसरा जो डिसइंफेक्शन हम लोग स्प्रे मेथड से करते हैं या फ्यूमिगेशन से करते हैं या धुआंकृत करते हैं, तभी हमारा वो डिसइंफेक्शन कारगर होता है। तो हम अगर बोलें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, ये दोनों को आपको साथ लेके जाएंगे, तभी आप कंटामिनेशन को रोकेंगे जो पहले से आपके फार्म में है।
आपके फार्म में जो गाड़ियां आएंगी, जो लोग आएंगे, वो सारे नियमों का पालन करें, दूरियां बनाए रखें, सेफ डिस्टेंस करीब करीब इंसान से इंसान का 2 मीटर आप मेंटेन करेंगे, और मास्क रेगुलर पहनेंगे, आप गमबूट्स पहनेंगे हैं, रबर बूट्स पहनेंगे, आप एप्रन्स पहनेंगे जो कि एक कोट होता है, जैकेट होता है, जिसको आप फार्म में काम करते समय व्यवहार करेंगे। आपके जो फार्म में गाड़ियां प्रवेश करेंगी, उस गाड़ियों को प्रवेश से पहले ही उसको डिसइंफेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आज बाज़ार में बहुत तरह के ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स हैं जिसको कि आप स्प्रे के माध्यम से हो या अन्य तरीके से हो या डिपिंग करके हो, वो गाड़ियों का डिसइंफेक्शन आवश्यक होगा। जो लोग आपके फार्म में प्रवेश करेंगे, पहले तो ये ध्यान दें, आप अपने फार्म में किसी तरह के लोगों को प्रवेश वर्जित कराएं फार्म में एंट्री, और अगर कोई ज़रूरतमंद को घुसने की आवश्यकता पड़ती भी है तो उसको फुटबाथ करके उसको विधिवत तरीके से डिसइंफेक्ट करके ही आप अपने फार्म में प्रवेश करेंगे। और जहाँ पे मुर्गियों को रखना है उस फार्म में आप किसी को तीसरे को ना भेजें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। मुर्गी पालकों को चूजी से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर लापरवाही की गई तो अंडा उत्पादकता प्रभावित होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर आता है, लेकिन देशी मुर्गी को व्यावसायिक हेतु पालन में खर्च कम आता है, क्योंकि इसको आहार में केवल जरूरी पूरक आहार देते हैं। अतः इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे मौसम के बदलाव हो रहे हैं, अब गर्मी आ गई है। अब गर्मियों में ऐसे भी हमारे मुर्गी स्ट्रेस में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो आप जो विगत दिनों में जैसे करते आए हैं, एंटी स्ट्रेस दवाओं का आप प्रयोग करेंगे, मल्टीविटामिन्स का आप प्रयोग करेंगे, उन्हें संतुलित आहार प्रबंधन पे विशेष ध्यान देंगे। आप उनके जो पानी के बर्तन हैं उसमें हमेशा पानी का बदलाव करेंगे, पानी हमेशा फ्रेश हो और गर्मी के दिनों में थोड़ी ठंडी पानी हो जो पीने के लिए आप उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मुर्गियां अधिक से अधिक पानी पिएंगी और उससे बहुत तरह की बीमारियों को, ऐसे भी सिर्फ अच्छे स्वस्थ और भरपूर मात्रा में पानी पीने से भी बहुत तरह की बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान यह देना है कि संतुलित आहार प्रबंधन, समय से टीकाकरण, उनकी मल्टीविटामिन्स और रोग प्रतिरोधी दवाएं जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए का खुराक का जो नियमावली है उसको आप फॉलो करेंगे, एवं उनके बर्तनों का सफाई, शुद्ध साफ पानी पिलाने का, इन सारे प्रबंधनों पे आप ज़रूर गौर देंगे तो आपका फार्मिंग में कोई कमी नहीं आने वाली है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। States, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अभी दूधिया मशरूम की खेती के लिए तापमान बड़ा ही उपयुक्त है।
ऐसे में यदि आप दूधिया मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता कुमारी। बिहार में आप ऑयस्टर और बटन की खेती तो बहुतायत में कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफ सीजन होता है मशरूम का, जो गर्मी का समय होता है, उस समय के लिए आप मिल्की मशरूम या गर्मा मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एवं आपको बता दें कि विश्व मशरूम परिवार जो है उसमें मिल्की मशरूम का भारत के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है और यह काफ़ी सफल है। तो बटन मशरूम के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। बटन मशरूम के तरह ही मिल्की मशरूम देखने में आकर्षक उजला होता है और इसका स्वाद भी मांसल होता है, लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसकी खेती आप अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कर सकते हैं, जबकि बटन मशरूम का आप एक ही फसल ले सकते हैं। अक्टूबर में सितंबर से लेके आप मिड फरवरी तक जो आपका इसका कंपोस्ट बनाएंगे और लगभग आपका दिसंबर से क्रॉप आना शुरू होता है। तो यह इसका क्रॉपिंग पीरियड काफ़ी कम होता है, लेकिन आप यदि मिल्की की खेती करते हैं तो यह आपका मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक आप इसके फसल को प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपका 28 डिग्री से 38 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है उसमें इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। और नमी 80 से 85-90% तक नमी उस कमरे में रहना चाहिए, तो आपकी इसकी खेती सुगमता से होगी। तो आप आइए आज हम जानें कि कैसे हम मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जैसे आप ऑयस्टर मशरूम की खेती करते थे उसी तरह से आपका मिल्की मशरूम की खेती बहुत ही आसान है। थोड़ा सा उसमें हम तकनीकी उसमें केसिंग करते हैं जो कि मिल्की ऑयस्टर मशरूम से थोड़ा अलग है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जरूरी सामग्री इस प्रकार से है: गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन खाद 9 किलोग्राम, यूरिया 4 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद 3 किलोग्राम, सुपर फास्फेट खाद 3 किलोग्राम, चोकर गेहूं का 15 किलोग्राम, जिप्सम 20 किलोग्राम। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो भी कृषि अवशेष लेते हैं वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई की वो कुट्टी या जो भूसा हो वो होना चाहिए। इसको सबसे पहले हम लोग अन्य मशरूम की जैसे ऑयस्टर मशरूम के लिए करते हैं कि पहले स्टरलाइज करते हैं, उसी तरह से आप इसके में भी पहले स्टरलाइज करेंगे। जो भी आप कृषि अवशेष लेंगे उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के लिए आप सब गर्म पानी विधि से उपचार कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि भीगे हुए भूसे को खौलते पानी में 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक रखते हैं। घरेलू स्तर पे आप इसको रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक उपचार में आप बेविस्टिन और या कार्बनडाजिम और फॉर्मलिन का उपयोग कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में आप 125 ml फॉर्मलिन डालेंगे और 10 ग्राम बेविस्टिन डालेंगे और इस घोल में आप लगभग 15 kg जो कृषि अवशेष है 15 kg कृषि अवशेष को 15 से 16 घंटे तक भिगो दें। भिगोने के बाद फिर हम उसको छाया में फैला करके उसकी नमी की जांच करते हैं, जैसा कि आप ऑयस्टर मशरूम में भी करते थे। और आप जब आपकी नमी सही हो, नमी की जांच इस प्रकार करेंगे कि हमारे मुट्ठी में लेकर जब कृषि अवशेष को हम दबाएंगे तो उससे पानी नहीं चुए, लेकिन हथेली में आपको लगे कि पानी का एहसास हो, उसमें पानी हल्का दिखे, तब समझिए आपका इसमें नमी सही है। फिर इसमें हम लोग बिजाई करते हैं। इसमें बिजाई करने के लिए प्रति 1 kg सूखे भूसा में 120 ग्राम हम बीज लेते हैं और बिजाई करने के लिए आधा बीज को हम पूरे जो कृषि अवशेष भूसा पुआल कुट्टी जो भी आप लिए हैं उसमें आधा बीज को, जैसे 120 ग्राम है तो 60 ग्राम बीज को पूरे भूसे में मिला देंगे और 60 ग्राम बीज को परतदार विधि, जैसे कि आप ऑयस्टर मशरूम की खेती में परतदार विधि लगाते थे कि साइड से बीज देते थे, फिर भूसे का लेयर देते थे, फिर बीज देते थे, उसी तरह से परतदार विधि से आप इसकी बिजाई करेंगे। बिजाई करने के बाद हम इसे कमरे में रख देते हैं और इसको आप कमरे में आप आराम मचान बना के रख सकते हैं या फिर हैंगिंग कर सकते हैं, रस्सी के सहायता से सिक्का बना के उसमें टांग के रख सकते हैं। इसके बाद आप लगभग 15 से 20 दिन में आपका उसमें देखिएगा कि माइसेलियम रन कर गया है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें जब हम बिजाई करते हैं तो ऑयस्टर मशरूम में जैसे हम बैग को बंद करते थे, इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप बैग को बंद कर दें या फिर उसमें एक ये अखबार है, अखबार को उसके साइज का काट करके उस पर डाल दें और उस पर हल्का हल्का नमी भी दे सकते हैं, या फिर उसको ऊपर से मुंह बंद कर सकते हैं। यदि मुंह हम बंद करते हैं तो उसको क्या करते हैं
कि बीच से, जैसे बैग जो है, बैग को बीच से काट करके फिर उसको हम 2 बैग बना सकते हैं, या फिर जिसमें कि आप ऊपर नहीं बंद किया, अखबार दिए हैं, तो उसमें आप अखबार हटा देंगे 15 से 20 दिन के बीच, और उसमें हल्का हल्का फुहारा से नमी में देते हैं। इसके बाद अगला 20 दिन में हमारा लगभग फसल निकलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग पहली फसल को तोड़ते हैं, फिर 10 से 15 दिन में फिर हमारा दूसरा फसल निकलता है, फिर तीसरा फसल निकलता है। इस तरह मिल्की मशरूम की खेती हम आराम से अप्रैल महीने से लेके सितंबर अक्टूबर तक खेती कर सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह। कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए खेतों में एक दूसरे के बीच सामाजिक दूरी कम से कम 1 मीटर यानी 3 फीट की दूरी बनाए रखें तथा हमेशा मास्क लगाएं। किसान भाई आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। इस ऐप को आसानी से अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपको आपके आसपास कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। लीची के पेड़ में कुल फल बेधक कीट के शिशु जो उजले रंग के होते हैं, ये फलों के डंठल के पास से फलों में प्रवेश कर गुदे को खाते हैं, जिससे प्रभावित फल खाने लायक नहीं रहता। इस कीट से बचाव हेतु लीची के पत्तियों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफॉस 50 EC का 10 मिलीलीटर या कार्बारिल 50% घुलनशील पाउडर 20 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर अप्रैल महीने में 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से 2 छिड़काव आसमान साफ करने पर ही करें। आम के पेड़ में मिलीबग दहिया कीट की निगरानी करें। यह कीट चिपटे गोल आकार के पंखहीन तथा शरीर पर सफेद दही के रंग का पाउडर चिपका रहता है। ये आम के पेड़ में मुलायम डालों और बंजर वाले भाग में बहुतों की संख्या में चिपका हुआ देखा जा सकता है। यह उन हिस्सों से लगातार रस चूसता रहता है जिससे अक्रांत भाग सूख जाता है तथा मंजर झड़ जाते हैं। इस कीट से रोकथाम हेतु डाइमेथोएट 30 EC दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पेड़ पर समान रूप से आसमान साफ करने पर छिड़काव करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, कद्दू और खीरा में लाल भृंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरवॉस 76 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आसमान साफ करने पर ही छिड़काव करें। हल्दी एवं अदरक की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद डालें। ओल की फसल की रोपाई शीघ्र संपन्न करें। रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। ओल की कटे कंद को ड्राइकोडर्मा विरिडी दवा के 5 ग्राम प्रति लीटर गोबर के घोल में मिलाकर 20 से 25 मिनट तक डुबो कर रखने के बाद कंद को निकालकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सूखने दें। उसके बाद उपचारित कंद को लगाएं ताकि मिट्टी जनित बीमारी लगने की संभावना को रोका जा सके तथा अच्छी उपज प्राप्त हो सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव देहपुरा, जिला मधुबनी के रतनलाल ने। आपने बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम टपक सिंचाई विधि के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अधिक से अधिक क्षेत्र को संचित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सीमित जल संसाधनों का अच्छे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि अधिक से अधिक पैदावार हो। खेतों और बाग बगीचों में परंपरागत तरीके से सिंचाई करने से जल का अधिकतर जो भाग है वो किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाता है। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में 99% सिंचाई बहाव विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25-30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में वे बदलाव नहीं ला पाए हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अतः पैदावार बढ़ानी हो तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। यदि जल प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाया जाए तो जल की बचत की जा सकती है। फसलों की सिंचाई में जल उपयोगिता की कुशलता को बढ़ाने के लिए एक कारगर और महत्वपूर्ण विधि है टपक सिंचाई विधि। टपक सिंचाई विधि में पानी को बूंद बूंद करके पौधों की जड़ या सतह के पास दिया जाता है। इसके क्या क्या फायदे हैं वो इस प्रकार हैं। जल के साथ साथ उर्वरकों को भी सीधे पौधों के पास पहुंचाया जा सकता है और जिससे कि उर्वरक का भरपूर उपयोग होता है। गुणवत्ता के साथ साथ उपज में भी बढ़ोतरी होती है। इसका असमतल और उबड़ खाबड़ फील्ड में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका जो सबसे मुख्य जो फायदा है वो ये है कि इससे जल की बचत होती है। यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। जो इसकी जो मुख्य उपकरण होते हैं टपक सिंचाई विधि के वो हैं पंप और सैंड फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, मेन पाइप जो कि मुख्य पाइप, अप मुख्य पाइप, लैटरल पाइप। जो मोटर है वो किसी भी स्रोत से पानी को हमारे इसमें पाइप में भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैंड फिल्टर का काम रहता है कि जो भी उसमें पानी में मौजूद जो गंदगी है उसको फिल्टर करना है। उसके बाद जो और जो सूक्ष्म गंदगी जो पानी में रहती है उसको स्क्रीन फिल्टर से सूक्ष्म कणों को या डिस्क फिल्टर से निकाला जाता है। उसके बाद पानी को मेन पाइप में भेजा जाता है। लैटरल पाइप जो कि काले रंग की पतली एक नली रहती है और जिससे कि ड्रिपर अटैच रहते हैं। ड्रिपर कई तरह के होते हैं जिनका प्रवाह 1 लीटर से 16 लीटर पर आवर तक अलग अलग हो सकता है। खाद के इस्तेमाल के लिए हम इसमें वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल होता है जिसको हम सैंड फिल्टर में आ रहे पाइप से ही जोड़ दिया जाता है। वेंचुरी मीटर के बीच में एक पारदर्शी पाइप लगा होता है जिसको खाद वाले टैंक में डाल दिया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए और नॉन रिटर्निंग वाल्व और दबाव मापी रहता है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती है। प्रारंभ में पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु धीरे धीरे पौधे का फैलाव बढ़ने से विकास के साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर के हिसाब से दिसंबर-जनवरी में बूंद बूंद संयंत्र चलाने का समय आधा घंटा, जबकि मई-जून में 2 से 3 घंटे रखना होता है। वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्लास्टिक मल्च का प्रयोग किया जा सकता है।
इसकी देखरेख के लिए जो हर फसल की कटाई के बाद हर किसी फिल्टर को साफ किया जाता है। लैटरल पाइप को यदि उसमें कुछ बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के कारण ड्रिपर चौक ना हो, इसलिए उसका केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। सैंड फिल्टर को साफ करने के लिए पानी को नीचे से ऊपर की तरफ बैक फ्लश वाल्व को बाद में खोल दिया जाता है, जिससे कि सैंड फिल्टर में मौजूद जो गंदगी है वो निकल जाए। इस विधि के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए अलग अलग अनुदान देती है, जो कि SC ST OBC हर किसी के लिए अलग अलग है। इसकी अधिक जानकारी के लिए हम बिहार गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की साइट को विजिट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नींबू के बागों में लगने वाले रोगों की रोकथाम, ऑयस्टर मशरूम खेती का आसान तरीका, किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।